बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि डिस्कशन तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को बैरूनी महाज पर कितनी ज़्यादा तरक्की मिल रही है, पाकिस्तान सेंटर स्टेज के ऊपर है, पाकिस्तान को अहमियत मिल रही है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर वही डिस्टिंक्ट डिवीजन है जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। आज भी उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड माहौल है और घूम फिर कर पाकिस्तान की सियासत इस बात के ऊपर रुकी हुई है कि क्या नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से होगी या नहीं होगी। उनके वकला अदालत के अंदर जाते हैं और कहते हैं जनाब वाला आपने एक हुक्म सादर फरमाया था वर्बली, काइंडली उसकी हमें अटेस्टेड कॉपी दे दीजिए ताकि हम कंटेम्प्ट के अंदर प्रोसीड कर सकें। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर का इंतखाब है। अपोजिशन लीडर के हवाले से अभी तक तशवीश इमरान खान साहब को जेल में बैठे अपनी जगह पर है, लेकिन अब सुना है कि महमूद खान अजगज़ई साहब बनेंगे अपोजिशन या लीडर या नहीं, इसका फैसला जनाब अयाज सादिक साहब करेंगे। और माजी में जितनी तकारीर जनाब महमूद खान अजगज़ई साहब करते रहे हैं उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया गया है और आर्टिकल 62 और 63 के मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाएगा कि जो कुछ वो फरमाते रहे हैं उसके बाद क्या वो अपोजिशन लीडर बन सकते हैं। खाकसार का सवाल ये है कि जनाब वाला अगर वो मेंबर कौमी असेंबली बन भी सकते हैं और रह भी सकते हैं तो यकीनी तौर पर वो अपोजिशन लीडर भी बन सकते हैं। आप उस पूरे आईनी आर्टिकल का मुताला कर लीजिए, उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा, उसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन मौजूद है कि किसी ने मेंबर कौमी असेंबली बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, किसी ने डिस्क्वालीफाई होना है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। लेकिन मौजूदा मेंबर्स के ऊपर उनका जो कॉन्डक्ट है उसको देखने के लिए जो नया तरीकाकार अपनाया गया है जनाब अयाज सादिक साहब की जानिब से, वो अपनी जगह एक सवाल ज़रूर खड़ा कर देता है। हालात जा किस तरफ रहे हैं, सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं करवाई जाती तो उससे फ़ायदा क्या हासिल होता है, उससे कोई सियासी माइलेज हासिल की जाती है, हुकूमत का रांझा राजी होता है। अभी मेरे लिए वो बड़ी अजीब बात थी, यानी जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने जो कि मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, उन्होंने जो की और जो बात जो तावील उन्होंने पेश की, अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि राना साहब का हवाला उस तकरीर की तरफ था जिसमें उन्होंने शेर पढ़ा था कि मैं और किसी जंग में नहीं, मैं इश्क़ इमरान में मारा जाऊंगा। तो ये तो उन्होंने एक और जो अपने लीडर के साथ मोहब्बत या उन्स है उस हवाले से बात की थी। लेकिन राना साहब ने जिस तरीके से उसको बयान किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से दोस्त सीख पाए हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। मामलात कहाँ हैं और किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो के अंदर पहली मरतबा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अली खान साहब, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो तारुफ के मोहताज हमेशा रहते हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा पहले तो उनका तारुफ यह है कि मेरे भाई हैं और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया जनाब मंसूर अली खान साहब, आप पहली दफ़ा स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं और जिस हिम्मत के साथ और जिस दौड़ के साथ मैं आपको लेकर आया हूँ वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मेरे साथ मौजूद है जनाब इसार राना साहब, हमारे सीनियर हैं, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी है। बड़ा आजकल डंका बजता है इसार राना साहब के तज्ज़िये का और बहुत से लोग इनके मुतरफ भी हैं और बहुत से लोगों को तकलीफ भी होती है जब राना साहब बहुत सी बातें करते हैं। लेकिन हाँ नहीं, मुझे पता है प्रोग्राम के आखिर तक ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह, उसके बाद की गारंटी मैं नहीं दे सकता। अच्छा, रसूलुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हैं और राना साहब के साथ मैं तो ये चाह रहा था कि नसरुल्लाह मलिक साहब यहाँ तशरीफ रखते तो ज़्यादा शुगल लगता, लेकिन मुझे लगता है कि वहां से भी नसरुल्लाह मलिक साहब अपनी मुस्कुराहट बता रही है, उनकी वो पूरी तैयार है, बैठे होगी पूरी। मंसूर अली खान साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो अभी राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, देखिए इखलाकी म्यार के ऊपर या इन चीज़ों के हवाले से तो हम ऑब्वियसली इसको कहेंगे कि बड़ी ज़ूमानी किस्म की बात थी, लेकिन क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है कि मुलाकात नहीं करवानी सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, थैंक यू सो मच। इट्स एन ऑनर के पहली दफ़ा आपके स्टूडियो में जो है वो बैठने का मौका मिल रहा है। देखिए पाकिस्तान के अंदर मैं इसकी छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे अक्सर औकात ना ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, अब वैसे इतना नहीं है लेकिन माजी में होता था जब मैं और आप छोटे होते थे, कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगर आपको पकड़ लेता था ना और वो आपको कहता था गाड़ी के कागज चेक करा, अगर आपके पास वो भी होता था, फिर आप कहते थे, वो कहता था लाइसेंस चेक कराओ, आपके पास वो भी होता था, फिर वो कहता था इंश्योरेंस के कागज दिखाओ, तो वो भी होता था। अगर ये सारा कुछ होने के बाद भी ना वो कहता था गड्डी जो रेडियो लगाया ना उसका लाइसेंस दिखा। आपको पता है रेडियो का भी लाइसेंस होता है? आपको पता है इस बात? नहीं है। बरतानिया में टीवी लाइसेंस होता था, तो यहाँ पे उस रेडियो का लाइसेंस क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं है, आ जा फिर इधर, चल भी चलाना होगा।
ओके। तो जब वो हो जाता था तो फिर मैं अक्सर औकात ना उनसे पूछता था, मैं कहा आज मतलब कोई टारगेट मिले है, पीछे से टारगेट मिलता था कि जनाब इतने नंबर पूरे करने ने, हर सूरत करने ने। तो यहाँ पे भी बेसिकली जो सिस्टम है ना, वो सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से ये फैसला कर चुका है कि ये यूं करके यूं नहीं है, ये यूं नहीं है, तो बस बस जनाब। मतलब वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में एक मिसाल नहीं है, इमरान साहब को पता होगा, नसरुल्लाह मलिक साहब, आटा गूंदिया हिल्दी क्यों। अब वो ये ना रात चलते फीमेल कॉनोटेशन है, तो मैं इसलिए मैं नहीं उसको वैसे वो आप बात आपकी सही है, बात वो खामखा उधर निकालना, बात आपकी दुरुस्त है, बात ऐसी ही है। लेकिन मेरा सिर्फ इस सारे मामले के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इससे नुकसान किसका है। सुहेल अफरीदी साहब, मेरे ख्याल में तो अगर सुहेल अफरीदी साहब एक्चुअली जो बैठे हैं ना, वो इसको अगर आप क्या सोच रहे हो, चले इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सुहेल अफरीदी साहब इस जेन में क्या चल रहा है, यार ठीक है, खिंच के रखो, ना करें, ना मिलने दें। आप मैं हाजिरी लगवाऊंगा अडयाला के बाद। आप एक किस्म का अगर सुहेल अफरीदी साहब का एक पॉलिटिकल मीटर हो, तो वो मीटर तो ऊपर जा रहा है, क्या वो नीचे आ रहा है? क्या आज के खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है, उनकी नजर में आज सुहेल अफरीदी के नंबर कम होते जा रहे हैं? नहीं हो रहे ना, एवरी पासिंग मोमेंट बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो पॉलिटिशियन होता है, वो जब 4 बंदों से मिलता है, किसी तकरीब में जाता है, जनाजे में जाता है, शादी में शिरकत करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे एक ही मीटर चल रहा होता है कि मेरा मीटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो सुहेल अफरीदी तो बिल्कुल चिल होंगे, सो गए, ठीक है, नहीं है, नहीं सिस्टम, नहीं काबीना बनाने दी, ना बनाने दो। आज क्या 6 महीने इमरान खान से नाम मिलाओ, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, राना साहब तो इसके ऊपर आई एम श्योर तबारा भेजेंगे, जो इनके बरादरी के जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है। मलिक साहब, वैसे मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि ये अभी मंसूर साहब ने तो बता दिया ना कि खामखा कोई ना कोई जवाब निकालना है कि नहीं, मुलाकात नहीं होने देनी। इस मुलाकात के होने या ना होने से दिल पर हाथ रख के बताइएगा क्या फर्क पड़ता है किसी को? देखिए, मेरे ख्याल में अना का मसला और कोई मसला नहीं है। वो जैसे है ना कि साड़ी जेल साड़ी मर्जी, इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। बिल्कुल मंसूर साहब ने दुरुस्त कहा कि सुहेल अफरीदी साहब को तो इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि वो जो काबीना का प्रेशर था उनके ऊपर, कुछ दिन और लटक रहा है आराम से। वो बड़े मज़े से बैठे हैं, वो कहते हैं जी मेरे लीडर से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई और मैं काबीना फाइनलाइज नहीं कर सकता था, क्योंकि इसमें जो 5-6 धड़े हैं काबीना में अपनी स्पेस लेने के लिए, और जो प्रेशर डाला जा रहा है कि जी फलां को शामिल करें, फलां को शामिल करें। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़े आराम से हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही, मेरी मुलाकात हो जाएगी काबीना के लिए, जो इमरान खान साहब कह देंगे वो काबीना में अनाउंस कर दूंगा। लिस्ट उन्होंने बना ली हुई है और वो चाहते हैं कि इस लिस्ट को जो है वैलिडेट करवा लें इमरान खान साहब से, ताकि अगर कोई एतराज़ात किसी को होंगे तो उस एतराज़ात उसी चक्कर में खत्म हो जाएंगे जी कि खान साहब ने अप्रूवल दे दी, मैं अब क्या कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए था कि मुलाकात करवा देती, ताकि वो काबीना तश्कील देते और उसके बाद जो है वो अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते जी कि हमारी ठीक है, हमने अपने काम शुरू कर दिया है। सुहेल अफरीदी साहब के लिए कोई खसारे का सौदा नहीं है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ जो दिखे ना टॉक शोज के मौजूआत हैं, कोई ये नहीं पूछ रहे रहा कि उनकी हुकूमत बन गई वो करेंगे क्या, उनका मंशूर क्या होगा, उससे ये नहीं पूछा जा रहा। वो बड़े आराम से, वो कहते हैं गाइडलाइन लूंगा तो मंशूर बनाऊंगा ना, आप गाइडलाइन होने नहीं दे रहे, उनसे मुलाकात ही नहीं होने दे रहे। मैं वही कह रहा हूँ, उनके तो मजे ही मजे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी चाहती है कि कोई तड़का लगा रहे। तड़के में जो है देखे ना, अब आज राणा साहब भी डिस्कस हो रहे हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी, अगर वो ये जुमला ना कहते आशिकी मशूकी वाला, तो ये आज राणा साहब भी डिस्कस ना होते। तो मेरे ख्याल में हमारी जो सियासत और सहाफत है ना, वो अब इन जुमलों बाजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, और यही मेरे ख्याल में कामयाबी है। वो हुकूमत वाले समझते हैं हम कामयाब हैं, पीटीआई समझती है हम कामयाब हैं, क्योंकि फिक्रा वो कहते हैं जान जाती है तो जाए, फिक्रा ना जाए। अच्छा, बट एक बात है राना साहब, अभी कल इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा उज़्मा खान साहिबा ने उन्होंने कह दिया कि खान साहब ने फुल अथॉरिटी दे दी है कि आप अपनी मर्जी की काबीना बना लें, ख्वाहिश उनकी है मुख्तसर काबीना बनाए। लेकिन अफरीदी साहब की जो उनका जोर है इस बात पे कि नहीं मैंने मिलना है, पॉलिसी गाइडलाइन है, लोग उस पर तनकीद करते हैं कि इसका मतलब है आपका कोई अपना विजन ही नहीं है। अच्छा नहीं, देखें गाइडलाइन तो यही है ना कि जिन बातों से गंडापुर गए हैं आप वो नहीं करें, तो गाइडलाइन तो सीधी है, ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी को गाइडलाइन। बात वही है किन बातों से अभी आपके प्रोग्राम में बता के तो आ रहा हूँ। उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूँ किस बात पे गए आप बताइए, किस बात पे हो आपको नहीं पता। एक मिनट सर, देखें मंसूर साहब,
होस्ट वो है। नहीं बड़ी मेहरबानी है। आप एनालिस्ट हैं। अच्छा वजन आप पूछ लें, आप पूछ लें। नहीं आप एनालिस्ट हैं सर, आप होस्ट नहीं है। नहीं मेरी बात, आप उनको इज़्तिराब इस बात पे है, वो तलाश कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो जैसे कहते हैं कि बगले झांक रहे हैं वो कि भाई मुझे नहीं पता, और वो आपसे इल्म हासिल करना चाह रहे हैं। अच्छा इल्म के लिए तो चीन जाना पड़े, ये तो मेरे को करीब ही बैठे, आप इधर बैठे बैठे बता दें। अच्छा बात ये कि मैं मुगलपुर ही चले जाऊं। बात इतनी है कि देखें, इमरान खान को एक इशू चाहिए होता है फ्रैंकली, और वो क्रिएट करने में मीडिया साइंस को जितना इमरान समझता है, मेरा ख्याल है और कोई पॉलिटिशियन नहीं समझता। अच्छा अब क्या है कि इमरान खान, केपी, लड़ाई, कॉन्फ्रंटेशन, पीटीआई चारों तरफ एक ही चीज मुसलसल चल रही है। अगर वो ना भी मिले तो काबीना बन सकते, कोई एडा बड़ा काम नहीं का। वहां बहुत सारे तगड़े अपने भाइयों को लेके बैठे हुए कि जी मेरे प्राणों रखो, मेरे प्राणों रखो, और वो अपनी जान बचा रहा है कि जी मैं मिलूंगा तो मैं करूंगा। वो किसी मतलब वो मरूसियत को नहीं वहां पर डालने देंगे। होगी मरूसियत, पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है कि आप मरूसियत के बगैर, अब इमरान खान ने मना कर दिया है कि आप ज़िमनी इंतखाबात में नहीं लेंगे, तो बहुत सारे लीडर अपने बहन भाइयों को, अपने बेगमात को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो मरूसियत को तो छोड़ दें कि खैर नारे की हद तक अच्छा लगता है। जैसे राना साहब आशिक मशूकी की कह रहे, ये भी पहले पीपल्स पार्टी के जुल्फ के असीर रहे हैं, फिर इन्होंने माशूक बदला था, तो मुझे ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो पहले किसी और दर के ऊपर जाके इधर आबे वो चाक गरीबा वाले यूं पुलाते हैं। तो माशूक तो बदले जा सकते हैं, वो तो हमारे मुल्क में हिस्ट्री है, बड़ों ने अपनी हिस्ट्री है। नहीं वो वाली बात यहाँ नहीं करती है। अब मेरी हिस्ट्री है वो। मैंने नहीं कुछ कहा, वो मंसूर साहब आज उनका मूड ऐसा है, मैं क्या कर सकता हूं। क्या बात है, मंसूर मेरे है हर चीज के राजदान, बिल्कुल ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब आप किस किस्म के राजों की बात कर रहे हैं, ये जरा ध्यान रखिए। हम तो सीखने वाले हैं इनसे, तो मैं सिखाते रहे हैं कि मैं नहीं सिखाता रहा, मेरे से ना पाओगे मैं सिखाता रहा से जो मशहूर बदल। लेकिन एक बात सुन ले, इस सारी सूरत हाल को अगर आपने समझना हो ना, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिलाया जा रहा। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं उनसे दिल से इज्जत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने एक वीलॉग किया और उन्होंने कहा जी सिस्टम ने कह दिया तेरी ऐसी की तैसी। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। मैं उनकी बात पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, तो सिस्टम ने कह दिया करना चाहिए, ठीक है ना। आपके पास कोई ऑप्शन है? शुभ बातें ना, आपके पास कोई ऑप्शन? आपने इंट्रो में जब ये कह दिया कि प्रोग्राम तक भाई है, बाद में देखूंगा, तो मैं अभी बिल्कुल लाइन बदल चुका हूँ। लेकिन ये कि ये बात जो है ना, ये हकीकत है, ठीक, कि जिन्होंने ये सिस्टम चलाना है, जो दिल विल लेने का ढब जानते हैं, वो तरकीब वर्कीब सब जानते हैं। उनको सुहेल आफरीदी साहब से शिकायत क्या है ना? मेरा ख्याल है सुहेल आफरीदी सिस्टम को आफरीदी साहब से क्या शिकायत है? अब ये देखें, आपको भी थोड़ा सब जाहिर ज्यादा इल्म, आफरीदी साहब ने बहुत सारी सिस्टम की शिकायतें दूर कर दी है, ठीक है ना। जो उन्होंने शुरू में नारे लगाए, बड़ी अच्छी मुलाकात भी होगी कोर कमांडर से, बड़े अच्छे माहौल में हुई, बना चॉपस्टिक्स खाई, बहुत कुछ वहां पे था, बड़े अच्छे माहौल में, और मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, मेरे लिए इससे अच्छी खबर ही कोई नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, अच्छी बात। ये कैसे मुमकिन है भाई कि एस्टेब्लिशमेंट के को माइनस करके दुनिया के अंदर कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और मैं उसमें आपकी बात में इजाफा कर देता हूं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के वज़ीर आला को आप फारिग करके आप सूबे के मामलात को चलाएं। और कोर कमांडर ने बहुत अच्छा जेस्चर दिया उन्होंने, ठीक है ना। अगर वो एक दरवेश साहब थे तो उनके किसी ने कहा करामत दिखाएं या दीवार को अपनी तरफ बुलाएं, उनका दीवार इधर आओ नहीं, उनका हम दरवेश हैं, हमें ईगो नहीं होती, हम खुद चले जाते हैं दीवार के पास, ठीक। तो क्या इसमें वो उसकी बात होगी, वो चले गए, माजी में भी ऐसा होता रहा। और अगर सूबा, वो सूबा जो पाकिस्तान का सबसे जलता हुआ सूबा है, जहां पे दहशत पाकिस्तान में है जो दरवेश होना, उसे उसी दीवार में चुनवा दिया जाए। मसला ये है कि अगर इतने अच्छे जेस्चर सारे हो गए हैं, आपने कहा चॉपस्टिक्स भी खा ली, खाने का देखें, इनको इतनी तक रसाई है, और ये हमें बातें लगाते हैं कि इनको ये पता किस कसाई से गोश्त आया होगा, ये भी इनको पता है। तो फिर वजह क्या है? फिर आफरीदी साहब की मुलाकात ही करवा के इशू सिरे से खत्म हो जाए। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जो हमारे मुल्क में निजाम राइज है, इसमें और इमरान खान साहब में जो तफरीक है, जो फ़र्क है, और जो इतना वॉइड पैदा हो गया है, उसमें गंडापुर साहब का एपिसोड आता है, वो ख़त्म हो जाता है। अब जनाब सुहेल आफरीदी साहब आ गए हैं, जिनकी बहुत अच्छे पैमाने पर और बड़ी अच्छी मुलाकात भी हो गई कोर कमांडर पेशावर से, लेकिन मामलात आगे नहीं चल रहे। उस मुलाकात में जिसमें सुहेल आफरीदी साहब ने खुद का कुछ ऑफिशियल नहीं था, हमारे दोस्त जनाब इसार राना साहब ने फरमा दिया कि वहाँ खाना और बड़ा अच्छा चॉपस्टिक्स वगैरह सब कुछ चला,
तो फिर ये क्या बात हुई कि जी मुलाकात नहीं होने देनी और खबरें ऐसी हैं कि ऐसी की तैसी? देखिए मुनीर साहब, एक तो पहली बात है, इस मुलाकात के बाद कोई सब अच्छा की उम्मीद रख लेना मेरे ख्याल में ये भी खामख्याली हो सकती है। देखिए पीटीआई का जो अपना स्टांस है या पीटीआई का जो तरीकाकार है, ये सारी मुलाकातें आपने और मैंने तो नहीं रुकवाई। ये पीटीआई ने खुद अपने लिए ये माहौल पैदा किया था कि वो बातचीत नहीं करना चाहती किसी से, वो मिलना नहीं चाहती, वो इस वक्त जो है वो लड़ाई की जो सियासत है वो करना चाहती है। और वो इनकलाब के नारे ना मैंने लगाए, ना आपने लगाया, ना मंसूर साहब ने लगाए। इनकलाब के नारे पीटीआई लगाती है। यदि पीटीआई ने जब सियासत की ही नहीं, पीटीआई अगर सियासत करती तो ये मुलाकातें पहले भी हो चुकी होती, और ये ना अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर इल्जाम लग रहे होते और ना पूरी पार्टी के ऊपर इल्जाम लग रहे होते। जनाब ये पार्टी पूरी कंप्रोमाइज्ड है। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा ये सुहेल अफरीदी साहब के बारे में भी राणा साहब ने क्या देना, ये भी कंप्रोमाइज्ड है। उसकी वजह ये कि इस मुलाकात के बाद कभी दोबारा उनको जाना पड़ा। मेरे ख्याल में जाएंगे सुहेल अफरीदी साहब भी मुलाकात करने कि जनाब आप आए थे तो मैं भी हाजिर होना चाहता हूँ। तो फिर अब उनके ऊपर फतवे आएंगे जनाब कि जी अब ये भी कंप्रोमाइज्ड हो गए। असल पीटीआई जब सियासी फैसले छोड़ के इस जारहाना पॉलिसी पे चलती रहेगी तो मामला तो नहीं सुधरेंगे। और ये कह देना कि शायद इस एक मुलाकात के नतीजे में पीटीआई के मामला बेहतर हो चुके हैं, मुझे तो नजर नहीं आता। नहीं, बट ये ओपनिंग बैट्समैन कहा है राणा साहब, मलिक साहब, उन्होंने इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को, तो ओपनिंग बैट्समैन कुछ ना कुछ तो करेगा ना, वो गंडापुर साहब वाली पॉलिसी तो नहीं अपनाएंगे मेरे ख्याल में। देखिए जो एक बड़ा फर्क है, मैं आज भी उनके हलके में गया, सुहेल अफरीदी साहब के हलके में, वहां भी एक माहौल ऐसा बनाया गया जी कि एक नया टार्जन आ गया है। अब तो ये तो देखिए जी मुलाकात के बाद भी उसने लड़ना ही लड़ना है। और ये जो लड़ाई का माहौल बना दिया गया अपने कारकुनों में और उनके सोशल मीडिया वर्कर्स में, उससे ये स्टांस से पीछे कैसे हटेंगे, पहला सवाल तो ये है। फिर जिस तरीके से ये हर रोज इनका ट्वीट जो है वो आग और जहर निकालता है, क्या वो आग और जहर निकालना बंद कर देगा? अच्छा वो बंद कर दे तो दूसरी तरफ तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं है कि वो जरूर तो नहीं चाहते कि हर हाल में इनकी मुलाकातें बंद की जाएं या इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर सख्तियां आए। अगर ये बिहेव करना शुरू कर दें, एहतजाज भी पुरअमन करें, इंतशार ना करें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो रास्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इस रास्ते का क्लैश का इंतखाब पीटीआई ने खुद किया है। पीटीआई जब से इक़्तिदार से निकली है उस वक्त से लेकर आज तक मजमूई तौर पर अगर आप देखें, कोई एक आध जगह आपको लचक नजर आई, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि ये जंग वो जीत जाएंगे। उसी सिविलियन सुपरमेसी की जंग कभी कहते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान साहब सारी पूरी इस्टेब्लिशमेंट को जो है वो बिल्कुल आगे लगा के वापस आ जाएंगे और पूरे मुल्क की तमाम सियासी जमातों को जो है वो जो है बिल्कुल उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। ये जो अकेला खेलने की रवश है और मैं अकेला मैदान में रहूं, ये तो यहाँ लेके आई है पीटीआई को। ठीक है। अच्छा राणा साहब, सुहेल अफरीदी साहब का मिशन क्या है? उन्होंने खान साहब को बाहर निकलवाना है या सूबा अच्छा चलाना है? मेरा ख्याल है उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है। खान साहब को बाहर निकालना, वो उन्हें पता है कि उनके बस का रोग नहीं है। अच्छा, ये उन्हें पता है तो क्यों वो छोड़ने का कहें? अच्छा, वो क्या नर्सरी से सीधा वजीर आला बने? नहीं तो उस दिन कह रहे थे कि मैं तो इमरान खान को कहते रहे जो भी कहते हैं, इंट्रो में तो आप भी बहुत कुछ कहते हैं, तो कोई हर बात का मतलब नहीं, पर मैंने इमरान खान को जेल से नहीं निकाला है। मैं तो इमरान खान को जेल से निकालने के लिए कहा, मैं वजीर आला नहीं हूँ। जमहूरियत की बुलंदी के आप इंट्रो पढ़ रहे होते हैं तो आपको भी पता था कि कोई जमहूरियत नहीं है, तो पढ़ रहे होते हैं। नहीं, मैंने कब कहा जमहूरियत की सरबुलंदी है? मैं आपका वीलॉग इतना गौर से, मैंने आपको कब कहा? आपने मुझे कब देखा जब मैंने कहा हमारे मुल्क में जमहूरियत की सरबुलंदी है? एक लफ्ज हिमायत में नहीं होता। आपने मुझे बताएं, कभी आपने मुझे कहते सुना है कि हमारे मुल्क में आला पैमाने की जमहूरियत है? और हमारे पूरे जो सियासी प्रोग्राम है इसमें आइन और कानून की बालादस्ती हो रही है। नहीं, जब आप कहते हैं ऐसी की तैसी तो मुझे समझ आ जाती है कि जमहूरियत है पाकिस्तान में। कमाल, अब ये आपकी अपने ज़हन की इख्तरा है ना, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। शायर का काम है शेर कहना, सुनने वाले ने शेर का मतलब अपनी मर्जी से लेना होता है। माशूक होना है ना, माशूक ने तो भी बना दिया तो हर शेर माशूक लिए नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे शेर जो होते हैं वो पेट के लिए भी होते हैं, कोई खाली माशूक। अच्छा चलिए, अब आप ये कहते हैं कि अफरीदी साहब चोचे नहीं, बच्चे नहीं। उन्हें भी पता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो इमरान खान को नहीं छुड़वा सकते। अच्छा, और ये बात भी ठीक है। उन्होंने ये मीर मलिक साहब कह रहे हैं, वो कहते हैं नया टार्जन आ गया, ऐसी तैसी फिर कोई बात नहीं, उनके हल्के में कहते हैं ना, हम आदी हैं। नया टार्जन लंदन से भी आया था, जिसके हाथ में कबूतर यहाँ पे बैठा था ना, टार्जन के, जो चौथी दफा जंगल फतह करने आया था, फिर वो आराम से घर बैठ गया था, सुकून आ गया था।
ठीक है, बहुत सारे टार्जनों को सुकून आ जाता है। ये सिस्टम जो और आपके नजदीक मियां नवाज शरीफ साहब भी टार्जन बन के आए थे, बन तोड़ के चौथी दफा क्या आए थे, मुल्क को बचा लो नवाज शरीफ, और गंगा को बहा दो नवाज शरीफ, और पता नहीं क्या कर दो, क्या कहने आए थे, गंगा को बहा दो। मैंने जुमले से जुमला मिला दिया ना, तो बड़े नाम अपने दौर की मूवी आ रही है कि जहन में गंगा जमुना सरस्वती। पता नहीं पार्टीशन से पहले सरस्वती नहीं, गंगा जमुना दिलीप कुमार वाली आए तो वो कोई इतनी बुरी मूवी नहीं है, आप देखें। बिल्कुल देखे, बात ये है कि इस सिस्टम में इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप ये समझें कि आप ताकत से या इस तरह करके, तो 9 मई के बाद ये बात समझ आ जानी चाहिए। और ये आप समझते हैं कि अफरीदी साहब को बात पता है? पता है, बिल्कुल पता है। वो पीटीआई का एक नैरेटिव, एक माहौल उन्होंने बहरहाल बना दिया। और दूसरी बात, मलिक साहब की एक ही बात में उन्होंने तरदीद की कि जी पीटीआई तो लड़ना चाहती है, और आप देखिएगा कि ये मिलने चले जाएंगे। तो अगर लड़ना चाहती है तो मिलने क्यों जा रहे फिर? इसका मिलने यानी कि कोर कमांडर अभी उन्होंने कहा है ना, और उन्होंने पेशन को किया कि सारा ना फिर देखे कहेगा कंप्रोमाइज ही हो गया, ये हो गया। आप कहेंगे वैसे? नहीं, मैं भी कंप्रोमाइज हूँ, आप भी कंप्रोमाइज है। कौन है? मसला ये है कि ना आप वज़ीर आला ना मैं हूं। नहीं, हम बीइंग जर्नलिस्ट तो कंप्रोमाइज है ना भाई, अच्छे रख लो। मतलब आप कहते हैं हम सारे जितने हम सब कॉम्प्रोमाइज। आपका मैंने अभी वो इंट्रो से पहले वो देखा, उसमें इमरान खान नहीं है। किसमें? वो इंट्रो से पहले क्या चलता है आपका? मोन्टाज तो पाबंदी है टाइटल है, मोन्टाज या टाइटल? वो पैमरा की क्या करूं, वो कहते हैं नहीं दिखाना। कंप्रोमाइज है ना? नहीं, मैं कंप्रोमाइज नहीं, कानून है, कानून है। मुझे मैं क्या करूं मैं चलाऊंगा तो वो कहेंगे सस्पेंड करो। ऑर्डर दिखा दें जिसमें लिखा है कि इमरान खान को नहीं दिखाना। आप मुझे बताएं। अच्छा, ये आप कहते हैं कोई ऑर्डर नहीं है? दिखा दें मुझे, दिखाएं। अब आपकी नहीं, मेरी बात सुने राणा साहब, मैं आपको फिर कह रहा हूं निहायत एहतराम से, आप अपना नॉलेज को ब्रश अप कर लीजिए, आप गलत बात कर रहे हैं। There is a clear instruction, आप इमरान खान इज अ कन्विक्टेड फेलन, आप ऐसी शख्सियत को नहीं दिखा सकते। मौजूद है अदालती, मियां नवाज शरीफ के वक्त में भी ये हुआ था, नहीं दिखा सकते थे आप। सर थोड़ा जो अपना नॉलेज से बता लो, ठीक करते हो सर। सर मैंने ये आपसे कहलवाना था कि आप हम मीडिया को सख्ती से कहा गया कि नहीं दिखाना। नहीं, मीडिया को नहीं सख्ती, लेकिन आप नेतन्याहू को दिखा सकते हैं। किसको? नेतन्याहू को। इमरान खान को नहीं दिखा सकते। कमाल हो गया। नेतन्याहू को लाइव दिखा सकते हैं आप, रूस के इस्राएल के झंडे को दिखा सकते हैं, पीटीआई के झंडे को नहीं दिखा सकते। मेरी बात सुने, नेतन्याहू का और इमरान खान का क्या कंपैरिजन है आपस में? बहुत बड़ा कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूं हमारी मीडिया पॉलिसीज और हम कितने कॉम्प्रोमाइज लोग। अच्छा, वो आप ये कह रहे हैं कि हम मिनहसुल कौम बहुत कॉम्प्रोमाइज हो गए ना, सारे कॉम्प्रोमाइज हो गए। अच्छा मंसूर साहब, वैसे ये जो अभी राणा साहब ने फरमाया है, एक तो ये कि हम सारे कॉम्प्रोमाइज है कहीं ना कहीं जगह। दूसरी बात उन्होंने कही कि सोहेल अफरीदी साहब को पता है वो इमरान खान साहब को निकालना उनका मकसद नहीं है, उन्होंने पीटीआई को जिंदा रखना है, चाहे वो नारों की मदद में रखें, किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में रखें। आपके पहले सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस थिंग कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जर्नलिस्ट जो है वो अगर कवानीन को फॉलो कर रहा है, इवन दो आप ये कह सकते हैं, चले मैं भी कहता हूँ आप भी कहें, मेरे ख्याल में राणा साहब की तो राय यही होगी, मेरी राय कम से कम यही है कि इमरान खान साहब को दिखाने के हवाले से ये कदगन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर क्योंकि मुझे पाकिस्तान का ये कानून जो है या पैमरा का ये कानून मुझे अगर बाउंड करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज हूँ। हाँ। मैं बरादर इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। इससे कॉम्प्रोमाइज होना नहीं कहते, एक बात। दूसरी बात यह कि सोहेल अफरीदी साहब भी अगर कर को कोर कमांडर के पास मिलने के लिए चले जाते हैं तो वो भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं कहते, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता ही उनके ओहदे की डिमांड है। जिस तरह कोर कमांडर पेशावर के एक्चुअली ओहदे की ये डिमांड है कि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से जाके मिले, तो वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे। तो फिर अगर इस फॉर्मूले के मुताबिक तो क्या कोर कमांडर को भी कह रहे हो कॉम्प्रोमाइज? एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत अगर एक सियासतदान से मिल रही है तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, इन ऑफिशियल कैपेसिटी दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। इसी तरह ये कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात ये कि ये जो आपने फरमाया कि इससे ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, मेरे ख्याल में ये दोबारा आपके पहले सवाल के जवाब में जो मैंने आपसे बात की थी, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ही असल स्कोरिंग होती है जो एक सियासतदान के ज़हन में होती है। इमरान खान साहब अगर साइफर के ऊपर 55 जलसे करते हैं या नवाज शरीफ साहब वोट को इज्जत दो का एक नारा मारते हैं या रोटी कपड़ा और मकान का एक नारा मारा जाता है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स को मतलब इमरान खान साहब को जेल से बजोरे एहतजाज, जैसे उन्होंने कल भी कहा ना कि बता दें जी कि इस मुल्क में कानून चलेगा या डंडा चलेगा, ये अफरीदी साहब ने सवाल किया। फिर उन्होंने ये कहा जी हम खान साहब की कॉल का, इमाम इनकलाब की कॉल का वेट कर रहे हैं, वो हमें कल कहेंगे तो हम अभी तैयार हैं। ठीक, तो मुझे ये बताएं कि क्या अगर वो तैयारी करेंगे तो पिछले साल जो प्रेसिडेंट सेट हुए जो कि बदकिस्मत प्रेसिडेंट थे, को अच्छे नहीं थे,
उसका नतीजा क्या होगा अगर वो कहते हैं कि हम ये दोबारा करना चाहिए? नहीं, उसमें देखिए कई चीजें जो होती है ना, वो एक्चुअली होने से पहले उस होने का जो डर होता है ना, वो ज्यादा जरूरी होता है। मतलब ये अगर ऐसा हो गया, वो उसका ज्यादा खतरा होता है। सो मेरे ख्याल में ये अभी भी जो सिचुएशन जो डेवलप हो रही है ना, कि हम ऐसा कर देंगे, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग आने वाले कोई किसी धरने के हवाले से, कोई बहुत बड़े एहतजाज के हवाले से आने वाले 2-3 महीने जो है ना, वो तो उसमें वैसे ही पॉसिबल नहीं है। ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो होते हैं, ये एक्चुअली कोई बहुत बड़े लंबे धरने के लिए नहीं होते, ये 1-2 दिन के शोज के लिए इसके अंदर एहतजाज हो सकते हैं। आपको याद होगा 2014 के अंदर भी जो है, जब 2014 का धरना दिया गया था, अक्टूबर नवंबर में जाके खत्म हो गया था वो, बिल्कुल डेड एंड के ऊपर पहुंच गया था। फिर वो एपीएस का अफसोसनाक वाकया हुआ था, जिसके बाद अल्टीमेटली खत्म हो गया था। सो आई थिंक दोबारा ये पॉलिटिकल मॉन्गरिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसको इतना ज्यादा सीरियसली मत लें। अ पॉलिटिशियन इज थिंकिंग हाउ टू स्कोर पॉइंट्स, सिंपल इज दैट। एंड आई थिंक, डू यू एग्री कि इवन इमरान खान साहब रियलाइजेस कि भाई मुझे बजोरे बाजू या बजोरे एहतजाज कोई नहीं बाहर निकलवा सकता? इमरान खान साहब के ज़हन में ना एक फॉर्मूला, मैंने कम से कम साइफर के दौरान जो कुछ हुआ ना, उसके बाद मैंने उनकी ज़ात के बारे में, मैं एक्चुअली इमरान साहब की बात से एग्री करता हूँ कि ही नोज हाउ टू प्ले विद द मीडिया वेरी वेल। और ये शायद उनके क्रिकेटिंग दौर से उन्होंने सीख लिया था, जो उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर भी इस्तेमाल किया। वो ये है कि अगर आपका कोई एक एरिया है, मैं इसकी पंजाब की मैं एग्जांपल में आपके सामने रखता हूं, अगर आपका एक एरिया जो कि बहुत वीक है, मैं बुज़दार साहब की परफॉर्मेंस बहुत वीक है, हर बंदा बुरा भला कह रहा था, अगर अवाम को यहां से हटा के ना किसी और तरफ लेके जाएं कि वो फोकस उधर रखे और इसको भूल जाए। और 2024 के इलेक्शन के अंदर अगर एक्चुअली आप उठा के देखें तो पंजाब की अवाम ने बुज़दार की परफॉर्मेंस को भुला दिया था। हाँ। टोटल भुला दिया। उनको याद ही नहीं रहा कि हमारे बुज़दार भी हमारे किया गया है। हाँ। और ऐसा बुलाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन होगी कि जिस मर्जी, मतलब मोहम्मद बूटे की तस्वीर ला ली पोस्टर दे, उस्मान बुज़दार की नहीं लगानी। हाँ, ये बाय डिजाइन ये सब कुछ किया गया, ये बाय डिजाइन ये किया गया, ये अवाम के साथ ये खेला जाता है। इसी तरह अभी जिस तरह थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी, इमरान खान की तस्वीर जिस तरह आपके टाइटल में नहीं है, मेरे प्रोग्राम के टाइटल में नहीं है, तमाम प्रोग्राम नहीं है, तो ये भी बाय डिजाइन और पेमरा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, आप उसे बुरा भला कहें। अच्छा नहीं, अब आप उसे बुरा भला कहें। ये बाय डिजाइन एक अटेम्प्ट है ना कि जी इमरान खान की तस्वीर आप टीवी पे ना दिखाएं। वो जैसे ही वो टाइटल मुकेगा, सामने मुनीफ फारूक, मंसूर अली खान या इसार राना या रसूलुल्लाह मलिक साहब जो प्रोग्राम करना शुरू करेंगे, उसमें इमरान खान ही डिस्कस हो रहा होगा। तो और आज अभी क्या डिस्कस हो रहा है? डिस्कस हो रहा होगा या वही ना, वही डिस्कस हो रहा होगा। सो इट इज एक्चुअली क्वाइट चाइल्डिश। सो यहाँ पे भी बेसिकली अब ये वही फॉर्मूला केपीके के अंदर भी हो रहा है कि भाड़ में की परफॉर्मेंस, भाड़ में की गवर्नेंस, सिक्योरिटी इश्यूज, अफगान महाजरीन, ड्रोन हमले, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस ऑन दिस थिंग कि हमने इतना शोर मचाना है कि जनाब देखें हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि कम से कम हमारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पूरी होती है। और आपको लगता है दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स एट द एंड? वेल इट हैज बीन मैटरिंग फॉर द लास्ट 12 years इन केपी। हां, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट एक बात है मलिक साहब, एक तो अभी राणा साहब ने, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े भाई हैं, मैं इनको ये कहूंगा कि इनको थोड़े अपने फैक्ट दुरुस्त करने चाहिए थे। गुस्सा निकाल रहे हैं या नहीं, मैं आपकी तस्दीक कर, मैं भी ये कर, मेरे इल्म था, मैं ये चाह रहा था कि ये वाला इशू भी डिस्कस हो जाए। नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूं, जो कि आपका फैक्ट दुरुस्त नहीं था, मैं तो आपको वो बता रहा हूं। दूसरी बात ये है कि ये जो कॉम्प्रोमाइज वाली बात की, मैं उसको जरूर चाहूंगा कि आप भी एड्रेस करें। राणा साहब ने कहा कि यार हम हर बंदा किसी न किसी कैपेसिटी में मजबूर कह दें, लफ्ज अगर कॉम्प्रोमाइज ना इस्तेमाल हम करें, मजबूर हैं हम किसी न किसी जगह पर, क्योंकि इतनी बंदिशें हैं, इतनी सिस्टम का दबाव है। दूसरी बात मैं जरा इसी के साथ ये जोड़ लें कि अभी जो मंसूर साहब ने बात की कि अगर पीटीआई का ये मौकफ है कि जी हमने सियासी तौर पर जिंदा रखना है, जिस तरह राणा साहब ने भी कहा अपनी जमात को, तो गवर्नमेंट के लिए भी वाहिद इशूज अब यही है कि जी महमूद खान अरकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नहीं बनने देना, अब उनमें से एक उनके कागजात को रोक लेना है और जांच पड़ताल करनी है कि उन्होंने माजी में तकारीर कौन सी की है। मैं सिर्फ एक खबर आपके साथ ये शेयर कर दूं, ये जो आपने बात की ना ऑपोजिशन लीडर की, क्या नाम है, महमूद खान अरकज़ई साहब और स्पीकर कौमी असेंबली, जी, ये मैं आपको खबर बता दूं, ये बेसिकली एक पर्सनल फंड है। हाँ, ये एक पर्सनल लड़ाई है जो पिछले कई साल से चल रही है, और ये तब से चल रही है जब अयाज सादिक साहब पहले स्पीकर होते। ये लड़ाई उस वक्त से चल रही है। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मलिक साहब इसको एड्रेस कीजिएगा, इसकी कोई कानूनी जवाब तो नजर नहीं आता मुझे, निहायत एहतराम से कहूंगा। देखिए मुनीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ इमोशंस की सियासत है, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस की सियासत तो नहीं है। वो उसमें कोई भी पार्टी हो, या नारे लगाए जाते हैं, लोगों को एंगेज किया जाता है, लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि किसी हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। यानी आप देखें जिन 3 बड़ी जमातें हैं, तीनों के मंशूर आप सामने रख लें, किसी ने कभी अपनी हुकूमत खत्म होने से पहले बताया कि जनाब ये हमारा मंशूर था, ये मैनिफेस्टो था, इसके ऊपर हमने इतना अमल दरामद कर लिया है।
वो लोग इसी नारों की नजर हो जाते हैं। कोई इमरान खान साहब के नारे लगाएगा, कोई मियां नवाज शरीफ के नारे लगाएगा, कोई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नारे लगाएगा। लेकिन दूसरी बात, हम ये क्यों तस्वर लेके बैठ जाते हैं, जब भी राणा साहब बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट को तो शिकस्त नहीं दी जा सकती। भाई इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देने का यानी हमने इरादा क्यों कर रखा है? यानी आप अपनी हुकूमत चलाएं, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करें। यानी आप कभी आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे बैठना चाहते हैं, कभी आप कंधे से उतारना चाहते हैं। यानी मसला तो सियासतदान का है ना जी। आज इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देनी थी, कल इस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर करना था। यानी इस चक्कर के अंदर सारी सियासी जमातें घूमती रहती हैं। आज जो माजी की मुस्लिम लीग नवाज के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो वोट को इज्जत दो का नारा लगा के उसको चैलेंज कर रहे थे, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है एक पेज को मजबूत करना चाहते हैं। तो ये सियासी जमातें मेरे ख्याल में हम कंप्रोमाइज नहीं है, ये सियासतदान कंप्रोमाइज हैं। वो एक दफा बुशरा रहमान साहबा की किताब की लॉन्चिंग थी, या वकील अंजुम साहब की किताब की सियासतदानों की कलाबाजी, तो बुशरा रहमान साहबा उसकी स्पीकर थी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा जी कि ये जो है वो कलाबाजियां सियासतदान जो है इस तरीके के लगाते हैं कि एक मियाँ आता है उसके नारे लगाते हैं, फिर दूसरा मियाँ आता है दूसरे के नारे लगाते हैं, फिर तीसरा आता है फिर तीसरे के नारे लगाते हैं। तो गोया ये कंप्रोमाइज तो सियासतदान कर रहा होता नहीं। हम तो देखिए आपने कहा कि तस्वीर के ऊपर अगर पैमरा की पाबंदी है, आज पैमरा की पाबंदी हटा दें, हम इमरान खान साहब हम तो क्लिप्स चलाएंगे खान साहब के। मैं दूसरी बात, क्लिप्स चलाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि खान साहब क्या क्या फरमाते रहे और आज पीटीआई क्या कर रही है। दूसरी बात, ये मेरे ख्याल में पीटीआई को कम से कम गिला या राणा साहब को नहीं होना चाहिए था। 18 घंटे इस मुल्क की 78 साल तारीख में अगर किसी लीडर को कवरेज मिली है तो दैट्स द ओनली इमरान खान। यानी इमरान खान साहब बनीगाला से निकल पड़े, इस वक्त वो कराची के लिए जाएंगे, एयरपोर्ट पहुंच गए, त्यारा लैंड कर गया, अभी इमरान इस्माइल साहब के घर पहुंच के वो पाए खाएंगे, फिर उसके बाद लंच फरमाएंगे, फिर जलसर की रवाना होंगे। ये सारी डीएसएनजी 6 डीएसएनजीज रास्ते में उनके ऊपर लगाई गई और उनको इमरान खान साहब को एक महात्मा बना के पेश किया गया। क्या इतने बेनिफिशियरी मीडिया के इमरान खान साहब जितना कोई सियासतदान हुआ है? कभी नहीं हुआ। वो जो सेलिब्रिटी स्टेटस था इमरान खान साहब का, वो तो खैर अपनी जगह मौजूद भी रहा है, तलखी या फड्डा पुराना अपनी जगह। लेकिन क्या अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हों या महमूद खान अरगज़ई साहब हों, क्या अफोर्ड कर सकती है हुकूमत के ये ताकतवर आवाज़ें, इनको ऐसी आम पोजीशन मिलें जहां ये अपोजिशन का कोई किरदार अदा कर सके? अपोजिशन का काम क्या है? यही होता है ना, तगड़ी आवाज़ होनी चाहिए, बात करने वाला होना चाहिए। और मजबूत जमहूरियतों में जितना मजबूत अपोजिशन लीडर होता है उतनी जमहूरियत मजबूत होती है। तो एक नेचुरल सी बात है। हम सारा कुछ डाल देते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खाते, वो नहीं चाहती, वो यूं नहीं करती। भाई सियासतदानों को अपने गिरेबान में भी तो झांकना चाहिए। अगर अयाज सादिक साहब का उनके साथ कोई पर्सनल इशू है तो उसे पर्सनल लेवल पे देखें ना, उसको आप पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को चैलेंज क्यों करते हैं? और अगर उनका रिकॉर्ड निकलवाएंगे तो अयाज सादिक साहब अपनी तकरीरों का भी रिकॉर्ड निकलवा लें जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की हुई है। वो तो ऐसी तकरीरें कि उनको तो स्पीकर भी नहीं होना चाहिए, मेंबर भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर तकरीरें की हैं वो निकलवा के देख लें। ये कब की तकरीरें जो आपको मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा, कांपते हुए आए, टांगे कांप रही थी और ये और वो मैं समझता हूं कि इतनी भयानक तकरीर तो कभी राज्यसभा में नहीं की थी किसी ने। अच्छा, जो इन्होंने की। तो बात यह कि पर्सनल लेवल पे निकलने के बजाय, मैं तो यही, मलिक साहब वो अभी कह रहे थे ना कि वो मलिक साहब मेरी ख्वाहिश नहीं है एस्टेब्लिशमेंट को हराना, मैं उन लोगों की कह रहा हूं जिनकी ख्वाहिश है। मैं आपके बिहाफ पे उनको मैसेज दे रहा हूं सर कि भाई ये लड़ाई आप ये नहीं जीत सकते, तो कुछ बेहतर रास्ता निकाल लिया जाए जिससे मुल्क आगे बढ़ता रहे। ठीक है ना? नहीं, वो तो सारे चाहते हैं। आप नहीं चाहते इमरान खान साहब बाहर आ जाए, मुल्क का सियासी माहौल मलिक साहब बेहतर हो जाए? तो की अच्छा लगता है कि वो जेल छोड़ सर? Why do you feel so entertained कि खान साहब जेल के अंदर रहे? ये भी लगता नहीं, मैं तो चाहता हूँ खान साहब को आज ही बाहर निकालें, यकीन करें। अच्छा, आप दिल पे हाथ के रख के कह रहे हैं ना सर? नहीं, दिल पे नहीं हाथ रखेंगे मलिक साहब, लेकिन वैसे मैं कहता हूँ खान साहब को बाहर निकालें। ये जो अंदर बैठ देखिए, अच्छा दिल पे हाथ रख साहब, आपकी खुशी के लिए हम वैसे भी नहीं, मेरी खुशी उन्होंने दिल पे भी हाथ रखा, दिल पे भी हाथ रखा। ये तो कहते हैं ना पॉपुलिज्म जो होता है। जी। लेकिन सर मुनीफ साहब दो जुमले, सर एक बात देखिए मुनीफ साहब, ये पॉपुलिज्म जो होता है ना, या ये विक्टिम कार्ड से होता है या ये हेट स्पीच से होता है। खान साहब बाहर आ जाएंगे, दोनों दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, ये चूरन जो बिक रहा है ये रुक जाएगा। अच्छा, वैसे अगर ऐसी बात है मंसूर अली खान साहब, तो फिर तो
चलें, वो हुकूमत कहती नहीं हमारा ताल्लुक कोई नहीं, अदालतों से वो उनको रिलीफ मिलेगा जब मिलेगा। चले मैं इस बात को मनो अनुमान भी लेता हूँ, तो कभी ना कभी तो रिलीफ मिलेगा, परमानेंट तो कोई चीज़ नहीं होती। तो अगर उनके लिए हालात थोड़े से गुंजाइश बेहतर की जाए तो आपको नहीं लगता मुल्क का सियासी माहौल बेहतर होगा, हुकूमत ज़रा इतनी जो पोलराइजेशन है ये ज़रा कम हो जाएगी माहौल में? द डिसीजन मेकर्स थिंक कि इस पूरी चाल के अंदर ये वो जिस तरह एक कप्तान जो है वो बैठ के अपने प्लेइंग 11 डिसाइड करता है ना, तो मौजूदा सिस्टम का कप्तान जो है वो ये समझता है कि प्लेइंग 11 में इमरान खान साहब की जगह नहीं बनती और उनको फील्ड में नहीं उतरना चाहिए। फील्ड में नहीं, मतलब बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं होनी चाहिए उनकी। नहीं तो बेंच स्ट्रेंथ नहीं, वो तो कहता हूँ ग्राउंड के अंदर भी एंटर ना हो। अच्छा, मतलब इनको तो कज़ाकी स्टेडियम के गेट पे लिबर्टी चौक पे रोक लें। अच्छा, मतलब स्टेडियम के करीब भी नहीं जाना। फिलहाल सूरत हाल है, लेकिन जाहिर बात है यहाँ पे एक वो तमाशाई भी है, क्राउड भी है जो मंसूर साहब उसकी वजह है, वो कहते हैं विकेट पुट के ले जाएगा तो पिच भी फुट जाएगा। नहीं, प्लेयर भी पुट के ले जाएगा, उन्होंने पता है ना, ये देखे ना, ये वो कहते हैं सारे प्लेयर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। राणा साहब ने कल ही लड़ जाएगा तो कल ही 100 कर जाएगा, 100 कर जाएगा, अकेले 100 कर देंगे, अकेले खेल के 100 कर जाएंगे। चले वो आप जैसी भी, मैं तो सिर्फ बात ये कि ग्राउंड के ऊपर जो इस वक्त हो रहा है वही है। और लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि उसी स्टेडियम में उसी स्टैंड्स के अंदर जो बैठे हुए शायकीन है वो बिल्कुल उसी तरह ही जो है वो इमरान खान को ग्राउंड में खेलते हुए देखना चाहते हैं। जिस तरह अभी चंद दिन पहले भी वो मैं बड़ा हैरानगी की बात हुई कि टेस्ट मैच हो रहा था तो बाबर आजम से पहले जो प्लेयर था उसके आउट होने के ऊपर जो हमारे पाकिस्तानी शायकीन थे वो खुशियां मना रहे थे। अच्छा, कमेंटेटर ने कहा कि ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, पाकिस्तानी बैट्समैन आउट हुआ है तो ये लोग खुशियों को मना रहे हैं। तो उन्होंने बाद में देखा कि बाबर आजम ने अंदर वॉक करना शुरू किया। अच्छा, उन्होंने कहा बेसिकली ये अगले बैट्समैन का इंतजार कर रहे थे कि अब बाबर आएगा खेलने के लिए। तो ग्राउंड के अंदर तो ये सूरत हाल है, लेकिन जो सिलेक्टर्स हैं वो समझते हैं कि इस खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। वो सिलेक्टर्स या अंपायर, क्योंकि आपको याद है अंपायर की उंगली का बड़ा होता था, वो अंपायर कहें या सिलेक्टर कहें? सिलेक्टर और अंपायर यहाँ पे सारे एक जैसे। आपने तो पूरी गेम की साइंस ही बदल दी है। तो इकट्ठे हैं ना, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ पे सारे इकट्ठे हैं और वहाँ पे जिसकी वजह से, बट लेकिन ये अफसोसनाक बात है। ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है, ये सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं है। मैं अक्सर औकात ना 92 और 99 की वर्ल्ड कप टीमों का बड़ा कंपैरिजन होता है। 92 में आपने वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान साहब उसके कप्तान थे, बेशक थे, लेकिन आज से ना तकरीबन कोई महीना पहले मैंने रमीज राजा साहब का एक इंटरव्यू किया तो मैंने उनके सामने ये सवाल किया। मैंने कहा जी 92 के अंदर ठीक है आप वर्ल्ड कप जीते, लेकिन आपके ख्याल में जितनी टीमें आज तक वर्ल्ड कप खेलने गई हैं क्या वो सबसे तगड़ी टीम थी जो 92 की? उन्होंने कहा नहीं, 99 की टीम ज्यादा तगड़ी थी। अच्छा, अब ये रमीज राजा खुद कह रहे हैं जो उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, इमरान खान साहब के अंडर थे। उन्होंने कहा नहीं, टीम जो थी वो 99 बल्कि 92 और 99 की टीमों का आपस में मुकाबला होता ना तो 99 ने 92 को फेंटा मार देना, फेंटा मारना था। इतनी तगड़ी टीम थी। इतनी। अब यहाँ पे भी सवाल ये है कि ठीक है सिलेक्टर ने सब कुछ ये फैसला कर लिया है कि जी कप्तान को जो है वो लिबर्टी चौक तक रखना है, अंदर नहीं आने देना, ऐसे ग्राउंड में भी आने देना है, लेकिन क्या यही आपकी सबसे तगड़ी प्लेइंग 11 है इस जमहूरी सेटअप की? हाँ, ये नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, एक सवाल है, मैं चाहूंगा तीनों मेरे मौजूद मेहमान इसके ऊपर करें। मलिक साहब, सबसे पहले आपका देखें, इस तमाम तर बहस के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए सबसे ज्यादा हौसला अफजा बात है वो कहते हैं जी सब कुछ हो गया है, कप्तान डट के खड़ा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, कप्तान डट के खड़ा है कप्तान? देखिए जी, मैं तो नहीं मानता इस बात को कि वो डट के खड़ा है कप्तान। वो तो मिलना चाहते हैं, आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं, फील्ड मार्शल से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है और तन्हाई में मुलाकात की ख्वाहिशमंद है कि जी वन ऑन वन मुलाकात हो और मेरी चीजें मामला जो है वो सेटल हो जाएं। राना साहब, आप इस स्टेटमेंट से ये जो तहरीक इंसाफ का कप्तान डट के अपनी जगह पर खड़ा है और अपनी सियासी पोजीशन की वजह से जेल में है। अच्छा, मैं ना मंसूर साहब की बात का एक थोड़ा सा, मैंने रमीज राजा का एक इंटरव्यू 92 का थोड़ा जल्दी करने में वक्त बस, उसने कहा कि हम मैच हार रहे थे और इमरान खान रोज ड्रेसिंग रूम में आके कहता था कि वर्ल्ड कप जीतना है, बेफिक्र हो। तो हमने कहा ये पागल हो गया है। कहता हमने अकेले में गुफ्तगू की, हमने कहा ये पागल हो गया है, हम हार रहे हैं, ये कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप जीते, और वो वर्ल्ड कप जीत गया था। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत लेगा, बस मैं इतना। इमरान खान वर्ल्ड कप जीत लेंगे क्यों? वैसे उसके पीछे एक और भी साइंस थी 92 के पीछे कि कोई हार गया कोई जीत गया, ये भी वो किस्मत में भी साथ दिया। देखिए मैं इसको ज्यादा इतनी ओवर हाइप इसलिए नहीं दूंगा कि भाईजान कौन सा कप्तान होता है जो टूर्नामेंट खेल रहा होता है और जाके अपनी टीम को कहता है लो जी असि हार जाना। कोई भी नहीं करता यार, नो वन डज दैट। चाहे क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, वो आखिरी मैच भी जो उसको नजर भी आ रहा हो वो हार जाएगा, वो यही कहता है नहीं यार जितांगे इंशाल्लाह, कोई ऐसी बात है, सारे यही कहते हैं।
आपकी किस्मत थी, आप जीत गए, बारिश हो गई, इंग्लैंड वाला हुआ, सारा कुछ हुआ, और आपकी टीम ने भी अच्छा खेला, ऐसा नहीं है कि आपकी टीम अच्छा नहीं खेली, वसीम अकरम इंतजाम सब ने खेला। सो ये जरा ओवर हाइपिंग भी इसकी ज्यादा है, बट ऑब्वियसली पॉलिटिक्स में भी यही होता है। ग्राउंड रियलिटी ये है, आज इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल, चाहे वो केपी में हो चाहे वो पंजाब में हो, और इस जमात को, ये भी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी कि जी एस्टैब्लिशमेंट को हराना चाहते हैं तो सियासतदान ये करते हैं, भाई ना सियासतदान को हारना चाहिए ना मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को हारना चाहिए, दोनों जीतोगे तो अवाम की जीतो। एग्जैक्टली, असल पॉइंट ये है, अवाम की राय की भी अहमियत है, एस्टैब्लिशमेंट की राय की भी अहमियत है। ये सारे जब तक एक पेज पे, तीनों एलिमेंट्स, एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान के सियासतदान और अवाम, ये तीनों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे, पाकिस्तान की जीत मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब नुसरत मलिक साहब का, जनाब मंसूर अली खान साहब का और जनाब इशार राना साहब का। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, इसका फीडबैक दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा।